हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज के सेशन में हम यूपीएससी की कुछ रेपिटेड थीम्स की बात करेंगे। दरअसल में देखिए, अगर मैं बात करता हूँ ना यूपीएससी एग्ज़ाम की, तो आप जानते होंगे कि यूपीएससी एग्ज़ाम अपने आप में काफ़ी आपको अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम देखने को मिलता है। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। पर कुछ एक ऐसी थीम्स होती हैं जो यूपीएससी बार-बार रिपीट करता है। तो यानी कि जब हम अपने प्रीलिम्स को बिल्कुल देने ही जा रहे हैं, जस्ट उससे पहले हैं, तो एक बार ना क्विकली उन थीम्स के ऊपर नज़र हमारी आ जानी चाहिए। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना कि अगर हमने ज़्यादातर थीम्स तो हमने कवर करी होती हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, पर अगर मान लो रिवीजन करते टाइम कुछ एक ऐसी थीम्स थी जो शायद हमसे मिस हो चुकी हों, तो ऐसे केस में जस्ट बिफोर द प्रीलिम्स हमें एक क्विकली उनका एक आइडिया लेना चाहिए कि हाँ यार, ये शायद मेरी थीम है जो मेरी शायद मिस हो चुकी है। तो ये मत समझना कि बहुत कुछ ऐसे पढ़ने के बचा है, बिल्कुल भी नहीं। आई एम श्योर ये जो थीम्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इनमें से लार्ज नंबर ऑफ थीम्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी। जस्ट कुछ एक छोटी-मोटी थीम्स की शायद रिवीजन बची हुई होंगी। उन चीज़ों को रिवीजन पर्सपेक्टिव से हम कैसे गो थ्रू कर सकते हैं, तो वही हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। पहले मैं ना आप लोगों के साथ चर्चा करूँगा पॉलिटी के बारे में। अब पॉलिटी के बारे में चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप ज़्यादातर साल देखोगे, जैसे पिछले 10 साल की अगर मैं बात करूँ, तो एक लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनके ऐसे हैं जो कि डूएबल हैं। कहने का अर्थ क्या कि जैसे आपका लक्ष्मीकांत हो गया या करंट अफेयर्स हो गया, वहाँ से एक मेजॉरिटी चंक ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, बट हाँ, एक लार्ज प्रोपोर्शन ज़रूर सॉल्व किए जा सकते हैं। इन पर्टिकुलर एरियाज़ के ऊपर फोकस करना, आखिरी के दिनों के अंदर इन पर्टिकुलर टॉपिक्स ही मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन करना, ये आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कोई नए सोर्सेज नहीं फॉलो करने। इट इज़ जस्ट कि जो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, उन चीज़ों को आप रिवाइज़ कर सकते हो। चाहे जैसे पॉलिटी की बात करें, लक्ष्मीकांत हो गया या जो भी है, जहाँ से भी आपने उनको पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से, तो वहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हो। ये टॉपिक्स का पॉइंट पता क्या है कि एक, अगर मैं बात करूँ, जैसे हर साल लगभग पॉलिटी में 15 क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऐसा देखा गया है कि लेट्स से 2/3 क्वेश्चंस आपको इन्हीं टॉपिक से देखने को मिल जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपका प्रिएम्बल हो गया। ठीक है ना? प्रिएम्बल आप जानते होंगे कि प्रिएम्बल के बारे में बहुत बार पिछले 2-3 सालों में भी क्वेश्चन्स आए हैं कि एग्ज़ैक्ट स्टेटस क्या था? हमारा संविधान के अंदर जो प्रिएम्बल है, क्या अमेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कब अमेंड हुआ था? क्या वर्ड्स ऐड किए गए थे? इस तरह की चीज़ें। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी, ये तो कोर प्रिंसिपल फ़ॉलो करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यानी कि ना, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो जो भी उसके बेसिक फीचर्स होते हैं, चाहे आप फेडरल वर्सेस यूनिटरी की बात कर लो, राइट? क्योंकि आज के समय आपके जो सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए पिछले टाइम्स के अंदर हमें देखने को मिले हैं। प्लस हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, राइट? द बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा डॉक्ट्रिन है, ऑल दीज़ थिंग्स बिकम वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी देखो, प्रेज़िडेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही है, प्लस अगर मैं बात करूँ ना, तो पार्लियामेंट टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप जानते हो, अभी रिसेंटली ही लोकसभा के चुनाव होके हटे हैं, तो कैसे होते हैं चुनाव। इसी के साथ ना, जो करंट अफेयर्स में चीज़ें रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नोटा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। आपके जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, ईवीएम्स, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। तो ये सब ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको आपका एक अच्छा आइडिया आपको इन चीज़ों के बारे में होना चाहिए। बाकी हमारे डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, इनके ऊपर रिपीटेडली क्वेश्चंस आते रहे हैं एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी और भी आएँगे। इसके साथ ही साथ हमारा चाहे शेड्यूल 11 हो, शेड्यूल 12 हो, आपका शेड्यूल 10 विद रिगार्ड्स टू, ठीक है ना? बाकी और हो गया, एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया। ऑल दीज़ थिंग्स हैव बीन मल्टीपल टाइम्स आस्क्ड बाय यूपीएससी एंड हमारे आखिरी जो हमारी रिवीजन है, उसके अंदर इनको डेफिनिटली जगह मिलनी चाहिए। बाकी देखो, पार्लियामेंट के रिगार्डिंग पिछले साल भी बहुत सारे एमपीज़ को सस्पेंड किया गया। पार्लियामेंट का एडजर्नमेंट कैसे होता है, प्रोरोगेशन, डिसॉल्व, ऑल दीज़ थिंग्स बिकम रियली, रियली इम्पोर्टेंट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। ठीक है? अभी रिसेंटली ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को यहाँ पे इलेक्ट किया गया है। बाकी गवर्नर का एक रोल जो होता है, एक स्टेट को फंक्शन करने के अंदर, सेंटर और स्टेट के बीच में लिंकेज कैसे बनाई जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से है। इसके साथ ही आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्पेशली अगर मैं बात करूँ, जैसे आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है ना? तो इसका रोल क्या है? कैसे-कैसे इनको इलेक्ट किया जाता है? पिछले साल तो इसमें अमेंडमेंट भी हमें देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है।
तो जो स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आपकी न्यूज़ में ज़्यादा रही है ना, उनको एक बार क्विकली रिवाइज़ कर लेना चाहिए। बाकी कोऑपरेटिव्स, एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव भी पिछले साल के अंदर बनाई गई। उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी इसके रिगार्डिंग होते रहे हैं। तो ये जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुए हैं ना, चाहे वो 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए हो, राइट? उसके पहले जो फॉलोइंग 100 से ऑनवर्ड्स 101st जीएसटी, ऑल दोस अमेंडमेंट्स आपको पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। आई नो लार्ज नंबर ऑफ टॉपिक्स आर देयर, बट आई एम श्योर आपने इनमें से 80% तो टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे। बस आखिरी के दिनों में रिवीजन करते समय इन चीज़ों को आपने थोड़ा ज़्यादा फोकस आपको देना होगा। आ जाते हैं हम अपने अगले टॉपिक इकोनॉमी की तरफ। अब देखो एक्चुअल में ना पॉलिटी मैंने पहले नंबर पे लिया एंड इकोनॉमी दूसरे नंबर के ऊपर। इसका एक रीज़न है। ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं ना कि अगर आपको ये क्लैरिटी है ना इनके ऊपर, तो लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप ठीक कर लोगे। कई बार देखो हिस्ट्री भी ऐसा बात नहीं है कि गलत बात नहीं है, पर हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ ना, कई बार ऐसा होता है कि आपने हिस्ट्री काफ़ी सारा पढ़ के भी गए हो, पर कई बार कुछ ऐसा फैक्ट पूछ लिया जो आपको ना पता हो। पर ऑन द अदर हैंड इकोनॉमी पॉलिटी में ना अगर आपको क्लैरिटी है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्या चीज़ है, क्या अंडरलाइंग थीम क्या है, तो वो करना थोड़ा-सा आसान हो जाता है। तो यानी कि ना रिवाइज़ करते समय इन प्रिंसिपल्स को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस बार तो देखो बजट कंप्लीट आया नहीं अभी तक, इंटरिम बजट की बात करें या फिर इस बार इकोनॉमिक सर्वे भी नहीं आया, इकोनॉमिक रिव्यू आया था। तो उनका एक बेसिक आइडिया अगर हमारे पास होगा, तो बहुत अच्छे से हम उन चीज़ों को सॉल्व कर पाएँगे। प्लस आपके बजट के जो स्टैटिक पार्ट्स हैं ना, कि डिफरेंट डिफरेंट क्या कंपोनेंट्स होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं डेफ़िसिट की, आपका रेवेन्यू डेफ़िसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफ़िसिट, फिस्कल डेफ़िसिट, ये कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए। बाकी देखो इन्फ्लेशन एक इंडिया में ही नहीं, पूरे दुनिया भर में एक मुद्दा रहा है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। सो सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ये हमें क्लैरिटी इनकी होनी चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूँ नेशनल इनकम की, तो आपका जीडीपी के कैलकुलेशन के ऊपर कई बार क्वेश्चन मार्क्स उठते रहे हैं। तो एक आइडिया टाइप्स ऑफ मेथड्स के ऊपर, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इनके बीच में क्या-क्या अंतर होते हैं, ये आपको चीज़ें आइडिया होनी चाहिए। बाकी देखो आरबीआई हो गया, आरबीआई के डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स एंड साथ ही साथ आपके जो एनपीसीआई है, उसके डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स का यू मस्ट कीप अ थॉरो चेक। जैसे फॉर एग्जांपल ई रुपए की बात करें या आरबीआई के स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की बात करें, तो काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं ये लास्ट ईयर के अंदर। एग्रीकल्चर तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहता ही है, चाहे वो सब्सिडीज़ हो गया, आपको एमएसपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पिछले सालों के अंदर हमें बार-बार फार्म प्रोटेस्ट भी देखने को मिले हैं। तो दोज़ थिंग्स आल्सो बिकम इम्पोर्टेंट। फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें, तो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एफडीआई, एफआईआई एंड साथ ही साथ आपका जो बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये भी आपको चीज़ें आइडिया इसकी होनी चाहिए। उसके अलावा ट्रेड तो डेफ़िनेटली है ही है, नियो बैंक्स, डिजिटल बैंकिंग हो गया, आपकी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ होती हैं, इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन मार्क उठता रहा है कि इंडिया की रैंकिंग क्या उसमें हिसाब से सही है, रेटिंग ठीक दे रहे हैं, खराब दे रहे हैं। इवन इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर या इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी इसमें रिगार्डिंग चैप्टर्स बहुत सारे डिस्कस करे गए हैं। तो इनका एक अच्छा-सा आइडिया कि कैसे इनको सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ऑल दीज़ थिंग्स बिकम इम्पोर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव। बाकी बॉन्ड्स मैंने आपको बता ही दिया। इसके साथ ही साथ आपके जो बेसिक कांसेप्ट्स हैं, जैसे आपका 5 ईयर प्लान्स के ऊपर कई बार यूपीएससी हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट? तो ये चीज़ों का अच्छा सी क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। इसी तरह से अगर मैं अपनी ज्योग्राफी की तरफ आ जाऊँ, तो ज्योग्राफी में आप नोटिस कर पाओगे कुछ एक थीम्स हैं। ज्योग्राफी में भी ना आपको रिवीजन करते टाइम जो मैक्सिमम फोकस देना है अब, वो एक्चुअली एक तो देना इंडियन ज्योग्राफी के रिगार्डिंग, प्लस आपका मैपिंग के ऊपर। मैपिंग में भी ना जो स्पेशली मैं बात करूँ आपके जो प्लेसेस इन न्यूज़ रहे हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ईज़ी फ्रूट्स होती हैं। जैसे लास्ट ईयर रशिया यूक्रेन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए हैं, अफ़गानिस्तान के रिगार्डिंग क्वेश्चन आए हैं। जहाँ-जहाँ कॉन्फ्लिक्ट रहा है ना, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। चाहे वो अर्मेनिया, अज़रबैजान का कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो ये सब जो प्लेसेस न्यूज़ में रही हैं, यू मस्ट कीप अ थॉरो आइडिया ऑफ दोज़ थिंग्स व्हाइल मेकिंग योर रिवीजन एंड साथ ही फोकस ज़्यादा किसके ऊपर होगा आपका, इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। लास्ट ईयर के अंदर ना आपके डिज़ास्टर्स काफ़ी देखने को मिले, नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड। चाहे उसमें हम साइक्लोन्स की बात कर लें, हम बात कर सकते हैं अर्थक्वेक्स की, हम बात कर सकते हैं वोल्केनोज़ की, ठीक है? जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर चलो वोल्केनोज़ आते ही रहते हैं। बाकी इंडोनेशिया और बाकी जगहों के भी ऊपर भी हमें ये चीज़ें देखने को मिली हैं। तो डिज़ास्टर्स के बारे में इनका क्या लोकेशन है, प्लस उनका क्या रीज़न्स होते हैं किसी पर्टिकुलर डिज़ास्टर आने के, उनका एक अच्छे से आइडिया। एग्रीकल्चर मैंने आपको इकोनॉमी में भी बताया था एंड सेम आपको मैं यहाँ भी बता रहा हूँ। वहाँ हम थोड़ा इकोनॉमिक एंगल पढ़ते हैं, यहाँ पर कौन-सी एग्रीकल्चर या कौन-सी क्रॉप के लिए कौन-सी सॉइल फिट है, क्या टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स होती हैं,
कितना वाटर रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या कोई स्पेसिफिक और रिक्वायरमेंट्स होती हैं नहीं होती, जैसे टी कॉफ़ी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो पॉइंटर्स आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कॉटन के बारे में पूछा गया है, शुगर केन के बारे में पूछा हुआ है यूपीएससी ने हमसे क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ आपके ओशन करंट्स हो गया, कोरल रीफ्स हो गया, राइट, आपके एनर्जी के रिगार्डिंग हो गया जैसे, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट्स, इसके अलावा जैसे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करूँ, जैसे 21 जून के रिगार्डिंग यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि समर सॉल्स्टिस कब आता है, लॉन्गेस्ट डे कब आता है, इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं। एंड एनर्जी के अंदर जो इमर्जिंग ट्रेंड्स, जैसे बात कर लें हम, हाइड्रोजन की बात कर सकते हैं, हम बायोफ्यूल्स की बात कर सकते हैं, तो ये भी आपके, इनके क्या-क्या एप्लीकेशंस हैं या क्या इश्यूज़ हैं, क्यों नहीं हम इसको उस लेवल तक यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। तो दीज़ थिंग्स बिकम इम्पोर्टेंट। एंड लास्टली आपके जो कुछ रिवर्स हैं, आपके जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, उनका एक आइडिया होना चाहिए। जैसे कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि ब्रह्मपुत्रा की कौन-कौन सी ट्रिब्यूटरीज़ इनमें से देखने को मिल जाएँगी, गोदावरी के ऊपर पूछा गया है, कावेरी के ऊपर पूछा गया है। तो इस तरह से रिवर्स और इनकी ट्रिब्यूटरीज़ का एक आइडिया हमें क्विकली रिवीजन के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। ठीक है। बात करें दोस्तों हम आर्ट एंड कल्चर की, तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म डेफ़िनेटली सबसे रेलेवेंट पॉइंट बनता ही है। लगभग हर साल यहाँ से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बाकी देखो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जैसे अभी रिसेंटली 41st एंड 42nd एडिशन हमें देखने को मिला, राइट? जहाँ पर होयसालेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हो गया आपके, एंड साथ ही साथ आपके जो रविंद्रनाथ टैगोर जी और देवेंद्रनाथ टैगोर जी के साथ लिंक्ड शांति निकेतन आपको देखने को मिलता है। तो इनका जो एडिशन हुआ है, ये आइडिया आपको ज़रूर आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब धोलावीरा को एडिशन हुआ था, तो यूपीएससी ने उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा था। बाकी डिफरेंट फिलॉसफी स्कूल्स हो गया, भक्ति एंड सूफी सेंट्स हो गया, एंड लास्टली आपके क्लासिकल डांस एंड जो म्यूजिक्स होते हैं ना, दोज बिकम्स इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट ना आपको जैसे ये केव्स हो गया, टेम्पल्स हो गया, इनके बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आपका स्पेशली आर्किटेक्चर की बात करूँ ना, आर्किटेक्चर एंड साथ-साथ आपका जो पेंटिंग्स हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स बन जाती हैं हमारे आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से। सारी चीज़ें कई बार रटना या याद करना कई बार मुश्किल हो जाता है, पर उसमें भी एक मैक्सिमम फोकस हमें इन चीज़ों के ऊपर डेफ़िनेटली देना चाहिए। साथ में अगर मैं बात करूँ, एंशिएंट हिस्ट्री में आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। बार-बार उन टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर यूपीएससी अपने क्वेश्चंस पूछता रहा है। बाकी बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड, एंड एक जो हम कई बार स्किप कर जाते हैं, वो होती है संगम पीरियड। संगम एज को अक्सर हम मिस कर जाते हैं, बाकी तो शायद फिर भी पढ़ लेते हैं, पर संगम एज से मेंस में भी क्वेश्चन आया है एंड प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन ऑलरेडी बन रखे हैं। तो ये आपके फोकस में रहना चाहिए। और जब ना ये चीज़ें भी पढ़ रहे हो, बाकी चीज़ें भी, तो कई बार ना हम बहुत ज़्यादा डिटेल में घुस जाते हैं कि किस राजा ने किसको मारा, किस राजा ने किसको क्या किया। पर आप नोटिस करो, यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है, वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग ज़्यादा पूछता है। जैसे कई बार पूछ लिया पोर्ट्स वगैरह के रिगार्डिंग, कैसे रेवेन्यू सिस्टम वगैरह कैसे था। तो हमें फोकस मेजर ना इन चीज़ों के ऊपर होना चाहिए, लैंड्स रिगार्डिंग, लैंड के रिगार्डिंग क्या-क्या चीज़ें थी, ठीक है ना? तो कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, दोज़ बिकम्स इम्पोर्टेंट। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से आपकी जो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स होती हैं, कि कोई साइट के रिगार्डिंग पूछ लिया कि वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें देखने को मिले हैं, ठीक है? गुप्ता के रिगार्डिंग पोर्ट्स वगैरह हो गया, चंद्रगुप्त टू कालिदास हो गया। ये ऐसे ना उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती थी, कैसे अदर एक्टिविटीज़ वहाँ की होती थी, उनके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस देना चाहिए, ठीक है? मौर्यन के अंदर भी आप जानते ही हो, अशोका के ऊपर यूपीएससी ने बार-बार हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। बात करें हम अगर मेडिवल हिस्ट्री की, तो मेडिवल हिस्ट्री में हमें जब अपना फोकस रखना है ना, तो डेफ़िनेटली इन चीज़ों पे फोकस तो रखना ही है, मुगल्स के ऊपर। एक स्पेशली जो ज़्यादा आपको फोकस देना है, वो हमें विजयनगर एम्पायर के ऊपर देना है। विजयनगर भी यूपीएससी का एक फ़ेवरेट थीम बन के सामने आई है पिछले कुछ सालों के अंदर। तो जब भी हम पढ़ेंगे ना, तो विजयनगर को बिल्कुल मिस नहीं करना, स्पेशली जब मैं बात करता हूँ जो मोस्ट पॉपुलर लीडर थे इनके, कृष्णदेवर राया जी के बारे में, राइट? इसके साथ ही साथ हम इन टॉपिक्स को पढ़ते तो हैं, पर कई बार जो इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स आए, कुछ इंपॉर्टेंट उनके द्वारा बुक्स लिखी गई, उनको कई बार मिस कर जाते हैं। तो ट्रैवलर्स के रिगार्डिंग उनका क्या अकाउंट था, जैसे अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री में भी हम कई बार डिस्कस करते हैं, ह्यूआन सांग का क्या रोल था, तो वो हर्षा के टाइम के ऊपर आए थे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स उन्होंने क्या लिखा, क्या हमारी इंडियन सोसाइटी के बारे में क्या बताया, क्या जानकारी दी, दोस जानकारी बिकम्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। बाकी सदर्न एम्पायर्स की बात करूं, तो आपको जैसे चोला, चेरा, पांड्यास देखने को मिल जाएंगे। मुगल्स के अंदर भी अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर यूपीएससी ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं।
कुछ सिस्टम्स के बारे में पूछा गया है, जैसे आपका जागीरदारी सिस्टम क्या है, दासाला सिस्टम क्या है, जब्ती सिस्टम क्या है, या इवन आपके कुछ प्लेसेस जैसे फतेहपुर सीकरी के बारे में पूछा गया है। तो जब भी हम अपनी रिवीजन करेंगे ना, ये जो थीम्स होंगी अगर हमारे दिमाग में होंगी तो हमें पढ़ने में आसानी होगी। अदरवाइज हम कई बार ना अपने दिमाग के अंदर काफ़ी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से हमारा दिमाग अक्सर ओवरलोड हो जाता है एंड हमें समझ नहीं आता कि कितना रिटेन हुआ, कितना याद रहा, कितना नहीं रहा। तो इन थीम्स के अराउंड आपकी अगर स्टडी होगी ना, तो आपकी रिवीजन अच्छे से हो पाएगी। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आपको जो ज़्यादा फोकस देना है वो स्वदेशी मूवमेंट ऑनवर्ड्स देना है। ठीक है, स्पेशली स्वदेशी मूवमेंट के रिगार्डिंग भी ना, जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, वहाँ से यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। गांधीयन एरा तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता ही है, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, या क्विट इंडिया मूवमेंट हो, तो वो तो हमारे रहने ही चाहिए। पर स्वदेशी मूवमेंट को भी आपने मिस नहीं करना, चाहे उसके बाद के इवेंट्स आपका सूरत स्प्लिट होना। ठीक है, तो ये सारे उसी इवेंट्स के अंदर आ जाते हैं। एक जो चीज़ और देखने को मिली है ना, कि 1940s के अंदर बहुत सारी चीज़ें करी जाती हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, जब वर्ल्ड वॉर टू के एंडिंग की तरफ होता है। राइट, उस समय कौन कौन से मिशंस आए हैं यहाँ इंडिया के अंदर, उन्होंने क्या क्या प्रपोजल्स दिए, किस चीज़ों को हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने माना, किन चीज़ों को रिजेक्ट किया, एंड कैसे हमें देश को आज़ादी मिलती है, ये आइडिया हमें इन चीज़ों का होना चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आपको देखने को मिली, चाहे वो विवेकानंद जी का क्या रोल था, सरस्वती जी का क्या रोल था। प्लस एट द सेम टाइम ना, इसके साथ ही जो आपकी सिविल अपराइजिंग, मतलब रिवोल्ट्स के साथ में अगर मैं डील करूं, तो आपकी सिविल अपराइजिंग हो गया। राइट, एंड साथ ही साथ आपकी जो ट्राइबल अपराइजिंग देखने को मिलती हैं, फॉर एग्जाम्पल उलगुलान रिवोल्ट हो गया, बिरसा मुंडा जी का जो रिवोल्ट था। इसके अलावा संथल रेबिलियन, राइट, तिभागा मूवमेंट, इंडिगो मूवमेंट, बारदोली सत्याग्रह, पाइका सत्याग्रह, या पाइका विद्रोह आप कह सकते हो, पाइका रिवोल्ट हो गया। तो ये कुछ आइडियाज सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग के आपको पता होना चाहिए। बाकी वाइकॉम सत्याग्रह भी अपने आप में पॉइंट हो जाता है, क्योंकि टाइम की वजह से दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग्स के बारे में, किस मीटिंग में क्या हुआ, फर्स्ट फीमेल जो प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट इंडियन फीमेल हैं, ठीक है, गवर्नर जनरल्स के बारे में, कई बार लॉर्ड रिपन के बारे में पूछा गया है, लॉर्ड लिटन के बारे में पूछा गया है। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स बनती हैं। इसके अलावा रिवीजन करते टाइम जैसे आपके स्पेक्ट्रम के एंड में दिया भी हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स, उनके राइटर्स कौन थे, एडिटर्स कौन थे। तो अगर हमें वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता होगी ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन को ठीक करने के अंदर हमें थोड़ी सी आसानी यहाँ पे हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो रहता है वो आपका करंट एस्पेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। तो हमें अपनी तैयारी करते समय भी उन्हीं चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा हम साइंस के अंदर नहीं जाएंगे, ज़्यादा फोकस हमारा टेक्नोलॉजी के ऊपर होना चाहिए, जैसे आपका बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो रिसेंट स्पेस मिशन रहे हैं, जैसे आपका चंद्रयान 3 हो गया। ठीक है, इसके ऊपर तो मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है। एंड रिसेंटली बहुत सारी डिजीजेस, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इसके रिगार्डिंग, उनकी मेडिसिन, उनकी वैक्सीन के बारे में, ये हमें अच्छी क्लैरिटी होगी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के अंदर थोड़ी आसानी होगी। प्लस यूपीएससी हमसे इनके एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछता है, तो किस चीज़ की क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं, कहाँ कहाँ पे उनको यूटिलाइजेशन उनका किया जा सकता है, ये आइडिया होना भी हमें अच्छे मार्क्स लाने में हमारी मदद करेगा। लास्ट देखो, मैं आईआर की बात करूं, तो आईआर में आप जब फोकस रखोगे, तो जो फोकस होगा वो आपका करंट एस्पेक्ट्स के ऊपर ही ज़्यादा होगा। जो जो चर्चा में रही हैं आपकी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज़ हो गया, प्लेसेस इन न्यूज़ हो गया, ठीक है ना, COP27 हो गया, इस तरह से, जैसे वेटलैंड के अंदर जो रामसर साइट्स हो गया, राइट, आपके जो G20 हो गया, क्वाड हो गया, जो नई नई आपकी फॉर्मेशंस दिख रही हैं, तो ये जो करंट के अंदर ज़्यादा रही है ना, इनका आपको एक अच्छा आइडिया यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ ही आप ना ज्योग्राफी के साथ आप इन्वायरमेंट भी ऐड ऑन कर सकते हो, जो भी आपकी स्पीशीज हो गया, चाहे, ठीक है, चाहे आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट्स हो गया, आईपीसीसी की रिपोर्ट्स हो गया। तो जो करंट एस्पेक्ट्स आपके ज़्यादा रहे हैं ना, उन वो पिछले साल यूपीएससी की फेवरेट थीम्स के अंदर आप उनको इंक्लूड कर सकते हो। तो करंट एरियाज़ के ऊपर आपको इन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी अदरवाइज अगर मैं बात करूँ आपके पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, अगर वहाँ पर आपका स्टैटिक पोर्शन स्ट्रांग है ना, तो आपको क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर करने में आपको बहुत बहुत मदद मिलेगी। मैं देखो फिर से एक बात बता दूं, इस वीडियो का पर्पस बिल्कुल भी ये नहीं था कि आपको ये बताना कि क्या क्या छूटा है आपका,
बल्कि इसका पर्पस ये था कि आपने 80-90% चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। इट इज़ जस्ट कि आपकी जो रिवीजन होगी ना, उन रिवीजन के अंदर आप इन चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, तो आप एफिशिएंटली अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर पाएँगे इन कुछ आखिरी दिनों के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।